दोस्तों, ये इस कहानी का दूसरा भाग है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और चंद्र नंदिनी का भाग पहला जरूर देखें, तभी ये भाग आपको समझ आएगा। जिसमें उसकी जन्म कथा है, ये भाग दूसरा है। इसमें वो 17 वर्ष की हो चुकी नंदिता जंगल के किनारे एक कुटिया में एकांत जीवन बिता रही है। वो अपने भीतर की शक्ति से दूर नहीं, पर अब तक उससे प्रेम करना नहीं सीखी। आकाश पर धूप की पहली परत पत्तों की ओट से छनकर जमीन पर उतर रही थी, जैसे कोई स्वप्न धीरे धीरे वास्तविकता में बदल रहा हो। नंदिता एक छोटे से जलस्रोत के किनारे बैठी थी, सिर झुकाए। उसके हथेली में कुछ बीज थे, कचनार के। पास ही एक लकड़ी की हांडी में उबली हुई जंगली जड़ियां थी, जिनकी गंध मिट्टी और धूप के बीच कुछ पुराना जादू बो रही थी। उसके बाल अब लंबे हो चुके थे, कंधों से नीचे उतरते हुए, जैसे जंगल की किसी बेल से जुड़े हों। कपड़े साधारण थे, कच्चे नीले रंग का वस्त्र, जिस पर किसी मोर की नहीं, किसी बाघिन की छाया रची गई थी। ये जगह जहाँ वो अब रहती थी, कोई ग्राम नहीं, कोई राज्य नहीं, बस एक घना थका हुआ किंतु सजीव जंगल था, जहाँ से नदियाँ बिना नाम के बहती थीं और हवा बिना अनुमति के छूती थी। कुटिया उसने स्वयं बनाई थी, लकड़ियों और पत्तों से, जिन पर वो सब अपना घर समझती थी। वो सुबह उठती, जल लाती, कुछ फल इकट्ठे करती और फिर घंटों बैठकर बस देखती। पत्तियों की गति, चींटियों की रेखा, बादलों की दिशा। आज सुबह भी वैसी ही थी, पर कुछ भीतर बदल गया था। उसने अपने हाथों से मिट्टी में गड्ढा खोदा और बीज डालते हुए खुद से फुसफुसाई, मैं भी तो एक बीज ही थी, जिसे डरकर जमीन के नीचे भेज दिया गया, और अब मैं जड़ें बना रही हूँ। पास की झाड़ी से खरगोश उछलकर बाहर आया। उसने नंदिता की ओर देखा और फिर उसके हथेली से एक बेर उठा लिया, बिना डरे। वो कुछ पल ठहर कर चला गया। नंदिता हल्के से मुस्कुराई, फिर धीरे धीरे खड़ी हुई और अपने पैर जमीन पर गहराई से टिकाए। उसने हवा की तरफ चेहरा उठाया, गहरी सांस ली। उसकी त्वचा पर अभी भी हल्की सफ़ेदी थी, पूरा परिवर्तन नहीं, पर उसके निशान अब सदा के लिए रह गए थे। मैं जंगल की बेटी हूँ, उसने खुद से कहा, पर वो जानती थी वो केवल बेटी नहीं, कुछ और भी थी। शाम की धूप अब पत्तों के बीच उतरने लगी थी। दूर कहीं से बांसुरी की सी आवाज़ आई, न जाने हवा का खेल था या स्मृति की छाया, लेकिन ये स्पष्ट था, ये सुबह वैसी नहीं थी जैसे बाकी सब। दोपहर ढल रही थी, कुटिया के बाहर के बेलें हवा में हिल रही थी। न कोई तेज झोंका, न कोई तूफान, फिर भी उनमें जैसे कोई कह रहा था, देखो, सुनो, समझो। नंदिता आग के पास बैठी थी। लकड़ी की छोटी खूंटी पर सूखते हुए नींबू और जंगली अदरक लटक रहे थे। उसने अपनी हथेली में कुछ बेलपत्र रखे और धीरे धीरे उन्हें चाकू से काटती रही। हर कट से एक गंध उठी, ताज़ी मिट्टी जैसी। और फिर अचानक वो रुक गई। उसने सिर उठाकर झाड़ियों की ओर देखा। कोई नहीं था, पर वो आवाज़, जैसे कोई धीमे स्वर में नाम ले रहा हो। नहीं, कोई मानव नहीं, ये पत्तों की आवाज़ थी। वो उठी, पैरों में बांस की चप्पलें नहीं, बस नंगे पांव। जैसे ही उसने एक झाड़ियों की ओट की, सामने एक पीपल का पुराना वृक्ष खड़ा था, वैसा ही जैसा उसके बचपन के महल के पीछे होता था। हवा उस पीपल की पत्तियों से होकर निकली और उस क्षण उसे ये साफ साफ सुनाई दिया, तू अकेली नहीं है। नंदिता सिहर उठी। मैं पागल हो रही हूँ, उसने खुद से कहा। फिर उसी क्षण एक सूखा पत्ता उसके कंधे पर गिरा। उसकी नसों में अब कंपन नहीं, जिज्ञासा दौड़ने लगी। उसने अपनी हथेली उस पेड़ की छाल पर रखी और पेड़ गर्म था, हल्का सा थरथरा रहा था, जैसे उसे उसकी उपस्थिति की खबर हो। नंदिता की आंखों में कुछ भर आया। तुम सब सुनते हो? उसने पूछा। पेड़ से, हवा से, जमीन से। कोई शब्द नहीं मिला, लेकिन आसपास की हर चीज शांत हो गई, जैसे कोई सभा उसकी बात पर ध्यान दे रही हो। वो धीमे धीमे उस जलधारा की ओर बढ़ी, जहाँ छोटी मछलियां तैर रही थीं। उन्होंने उसकी परछाई से नहीं डरकर, बल्कि उसके आसपास गोल गोल चक्कर लगाने शुरू कर दिए। उसने वही फुसफुसाया, क्या मैं अब तुम्हारी हूँ? एक नीला पंख पानी में तैरता हुआ बह आया और उसकी उंगलियों से टकराया। वो उसी क्षण जान गई, जंगल उसे पहचानता है, शब्दों से नहीं, परंपरा से नहीं, बल्कि आत्मा से। शाम गहराने लगी थी। जंगल की हवा में अब थोड़ी ठंडक घुल रही थी और पत्तियों की आवाज़ अब धीमी नहीं, गहराई से भरी लग रही थी। नंदिता तालाब के किनारे आ बैठी। ये वही तालाब था जिसकी सतह अब धुंधली पड़ चुकी थी, न पूरी तरह पारदर्शी, न पूरी तरह गहरी, जैसे कोई स्मृति जो मिट भी गई है और बनी भी हुई है। वो झुकी, पानी के ऊपर उसका चेहरा तैरने लगा। पहले वो वही दिखी जो वो थी, गहरी नीली आंखें, लहराते खुले बाल, तीखा
किंतु शांत चेहरा। लेकिन जैसे ही उसने गहराई से देखा, कुछ बदलने लगा। उसके माथे पर हल्का सफ़ेद निशान, जैसे कोई चांद धुंधला पड़ा हो। गालों की हड्डियां कुछ तेज दिखीं और आंखें, वे वैसी नहीं थीं जैसी सुबह में थी। वहाँ एक जानवर था, एक सन्नेपाट जैसी ताजगी और एक आदिम आक्रोश, जैसे वो उसे देख रही हो जो अब तक उसके भीतर था, बट नाउ लुकिंग बैक। उसने धीरे से फुसफुसाया, कौन हूँ मैं? उसका प्रतिबिंब स्थिर रहा, पर उसमें जैसे दो आत्माएं थीं, एक जो रात्रि की स्त्री थी, कोमल, चुप, और एक जो अंधेरे की संतान थी, नुकीली, निर्भीक। मैं तुमसे डरती हूँ, नंदिता ने कहा। प्रतिबिंब ने उत्तर नहीं दिया। लेकिन मैं जानती हूँ तुम मैं ही हो। उसकी आंखें भर आईं। तुम मेरी छाया नहीं हो, तुम मेरी पूरी रचना का हिस्सा हो। उसने आंखें बंद की और पानी में अपनी उंगलियां डुबो दी। एक शीतल कंपन उसके शरीर से गुजरी, जैसे कोई घाव पहली बार खुले आकाश में सांस ले। तुम मेरी शक्ति हो, उसने कहा, और अब से मैं तुम्हें न छुपाऊंगी, न शर्माऊंगी। हवा एकदम शांत हो गई। एक मोर ने दूर कहीं से पुकारा, और उसी क्षण तालाब के ऊपर एक नीला पंख आकर तैरने लगा। नंदिता ने उसे अपनी उंगलियों से उठाया, माथे से लगाया। आज पहली बार उसने खुद को शापित नहीं कहा था। आज पहली बार वो खुद को अपना कह रही थी। सुबह की हवा कुछ अलग थी उस दिन, न पत्तों की खड़क, न पक्षियों की चहचहाहट, जैसे जंगल खुद कोई प्रतीक्षा कर रहा हो। नंदिता झील के पास बैठी थी। एक छोटी डलिया में बेर और अंजीर रखे हुए थे। उसकी उंगलियों में हल्दी लगी थी। कुटिया की दीवार पर कल उसने जो अर्धचंद्राकार चित्र बनाए थे, वे अब पूरी तरह सूख चुके थे। और तभी उसने उसे देखा। एक आकृति धुंधली कुहासे के भीतर से धीरे धीरे उसकी ओर आ रही थी। वो न कोई जानवर थी, न कोई सामान्य मनुष्य। उसकी चाल धीमी लेकिन दृढ़ थी। हाथ में एक लाठी, जिसकी नोक से हर कदम पर जमीन की धड़कन महसूस होती थी। नंदिता उठ खड़ी हुई। उसने कोई भय नहीं महसूस किया, बस एक प्रश्न गूंजा, कौन? वो पास आया, एक वृद्ध पुरुष, दाढ़ी कमर तक, आंखें अधमुंदी, लेकिन चेहरा जैसे समय से परे। तुम मुझे देख सकती हो? उसने पूछा, आवाज सधी, जैसे कोई नदी बोल रही हो। हाँ, नंदिता ने उत्तर दिया, लेकिन मैं तुम्हें पहचानती नहीं। वो मुस्कुराया। तुम पहचान कैसे सकोगी जब तुमने अभी खुद को ही पहचानना शुरू किया है? वो चुप रही। मैं आद्रिक हूँ, कभी इस राज्य के बाहर तप करता था, अब इस जंगल में भटकता हूँ। वहाँ जाता हूँ जहाँ आत्मा थकी हो और शब्दों से नहीं, मौन से संवाद चाहती हो। तुम यहाँ क्यों आए हो? नंदिता का स्वर धीमा था, पर आंखें तीखी। क्योंकि इस जंगल ने मुझसे कहा कि उसकी बेटी अब सवाल पूछने लगी है। वो कुछ कहने ही वाली थी, लेकिन रुक गई। तुम्हें लगता है तुम्हारा रूप एक श्राप है, पर तुमने कभी सोचा है कि कोई आत्मा इतनी शक्तिशाली क्यों बनेगी जिसे पूर्णिमा स्वयं बदल दे? नंदिता उसकी आंखों में झांक रही थी। वहाँ कुछ नर्म था, कुछ ऐसा जो उसने वर्षों से नहीं देखा था। स्वीकार। तुम्हें अपने भीतर की शक्ति से डरना नहीं चाहिए, आद्रिक आगे बढ़ा। तुम्हें उसे दिशा देनी होगी। अभी तक तुम बाघिन बनती हो क्योंकि प्रकृति तुम्हें बुलाती है, पर एक दिन तुम बनोगी क्योंकि तुमने चुना। क्या वो दिन आएगा? नंदिता ने पूछा। अगर तुम चाहो तो आज रात को भी आ सकता है, उसने धीमे स्वर में कहा। पर मैं अकेली हूँ। नहीं, वो बोला, तुम अब खुद के साथ हो, और जो ऐसा कर सके वो कभी अकेला नहीं होता। फिर वो झुका, एक पत्ता उठाया और बोला, अगर तुम चाहो तो मैं लौट कर नहीं आऊँगा, लेकिन अगर कल सुबह ये पत्ता इस चट्टान पर हो तो मैं समझ जाऊँगा कि तुम तैयार हो अगला प्रश्न पूछने के लिए। वो चला गया। कुहासा छटने लगा था। नंदिता ने देर तक वो पत्ता देखा। उसकी हथेलियों में अब कंपन नहीं थी, बस एक मौन प्रश्न जो धीरे धीरे उत्तर में बदलने लगा था। रात जैसे चुपचाप सांस ले रही थी। आकाश में पूर्णिमा स्थिर थी, न बहुत उजली न बहुत धुंधली, बस वैसी जैसे किसी ने उसकी किरणों को हाथ से छुआ हो और कहा हो, आज मैं तैयार हूँ। नंदिता झील के किनारे खड़ी थी। उसके बाल खुले थे और माथे पर वही नीला पंख टिका था जो बरसों पहले जंगल ने उसे चुपचाप सौंपा था। आज कोई चुप्पी नहीं थी उसके भीतर, कोई गुस्सा भी नहीं था, बस एक शांति,
जो तूफान से ठीक पहले की तरह सन्न होती है। उसने धीरे से आंखें बंद की। मैं तुम्हें बुलाती नहीं, मैं तुम्हें स्वीकार करती हूँ, उसने फुसफुसाया। उसकी हथेलियां धीरे धीरे गर्म होने लगी। रीढ़ की हड्डी में एक खिंचाव दौड़ा, लेकिन दर्द जैसा नहीं, जैसे कोई नींद से जाग रहा हो। उसकी सांसें गहरी होने लगी, आंखों के चारों ओर की त्वचा तन गई, कंधों में खिंचाव आया और फिर एक धीमी सी कराह उसके होठों से निकली। पर ये कोई चीख नहीं थी, ये पुकार थी। उसके घुटनों से लेकर रीढ़ तक उसकी त्वचा पर धारियां उभरने लगीं, पहले धुंधली फिर चमकती हुईं। उसकी उंगलियां लंबी और नुकीली हो गईं, आंखें पीले और काले रंग के बीच झूलने लगीं और फिर स्थिर हो गईं, बिल्कुल वैसी जैसी बाघिन की होती हैं जब वो शिकार से पहले हवा सूंघती है। लेकिन नंदिता वहां खड़ी नहीं रही। उसने एक हल्की गर्जना के साथ अपना चेहरा आकाश की ओर उठाया। फिर वो भागी पत्तों के बीच, कंटीली झाड़ियों के पार, झील के किनारे से होते हुए एक खुले मैदान में। वहां पहली बार वो नाचने लगी, पंजों से मिट्टी उखड़ती, पूंछ हल्के झटकों से हवा को चीरती और उसका शरीर चांदनी में चमकता हुआ, जैसे कोई आदिम देवी खुद को रच रही हो। वो अकेली नहीं थी, उसके आसपास पेड़ों की शाखाएं हिल रही थीं, जैसे कोई ताल दे रही हो। ऊपर चांद स्थिर था, जैसे वो आज उसी के लिए रोका हो। उसकी चाल में अब डर नहीं, अभिमान था। अब वो कोई पीड़ित स्त्री नहीं थी जो एक श्राप झेल रही थी। अब वो स्वयं चुनी गई थी, एक रात्रि देवी, एक बाघिन, एक स्त्री जिसने अब अपने भीतर की प्रकृति से मिलन कर लिया था। भोर की रेखा आकाश की सिलवटों में से धीरे धीरे उतर रही थी। झील की सतह पर हल्की सी धुंध तैर रही थी, जैसे पानी खुद को इस स्वप्न देख रहा हो। नंदिता वहीं बैठी थी, घुटनों को अपनी छाती से लगाए हुए, बाल भीगे हुए, कपड़े मिट्टी और ओस में सने हुए। उसकी आंखें अब शांत थीं, लेकिन उनमें वो गहराई थी जो सिर्फ पूरी रात बाघिन बनकर दौड़ने के बाद आती है। वो मानव रूप में लौट आई थी, लेकिन कुछ लौटा नहीं था, कुछ नया जन्मा था। पास की चट्टान पर आदरिक मुनि बैठे थे, आंखें बंद, जैसे सब कुछ देख चुके हों। मनस्विनी ने उनकी ओर देखा। उन्होंने आंखें खोली और बस मुस्कुराए। कोई चौंक नहीं, कोई प्रश्न नहीं, केवल एक स्वीकृति, जैसे कोई लंबे समय बाद सही भाषा में बात करता हो। कैसी रही रात? उन्होंने धीरे से पूछा। नंदिता चुप रही। उसने अपनी हथेलियां खोलीं, एक में ओस थी, दूसरी में मिट्टी। मैं अब डरती नहीं, उसने कहा। डरना कभी आवश्यक नहीं था, वो बस तुम्हें ये याद दिलाने आया था कि तुम अभी जागी नहीं थीं। वो कुछ देर सोचती रही, फिर फुसफुसाई। मैं अब दो नहीं हूं, मैं एक हूं, जिसके दो रूप हैं। और यही पूर्णता है, मुनि ने कहा। उन्होंने एक छोटा पोटली खोला जिसमें कुछ बीज और एक रेशमी मोरपंख रखा था। ये लो, उन्होंने कहा, ये बीज उस पहचान का है जिसे तुमने बोया है, और ये पंख उस आकाश की याद जो अब तुम्हारे भीतर है। नंदिता ने पंख को देखा। वो बाघिन के पंख जैसा नहीं था, न मोर का। वो कुछ और था, जैसे किसी नई जाति का चिन्ह, न तो पूरी तरह पशु, न पूरी तरह मनुष्य। उस क्षण उसने जाना, अब वो शापित राजकुमारी नहीं, बल्कि जागृत रक्षक थी। उसने बीज अपनी मिट्टी में दबा दिया। उसने मुस्कुराकर कहा, ये बीज अब जंगल को मेरा नाम बताएगा। मुनि ने सिर झुकाया। जंगल जाग चुका था। चांदनी अब केवल जी नहीं रही थी, वो अब दिशा बन चुकी थी। मिलते हैं अगले भाग में। लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। बाय।